मुद्दों पर जब राजनीति हावी होती है तो मसले सुलझते नहीं बल्कि और उलझ जाते हैं। इंसाफ मिलता नहीं, उसका गला घुट जाता है। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता लेकर चलूंगी, जहां डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई आज बवाल में कहीं गुम हो गई। कल बंगाल ने छात्रों का आंदोलन देखा और आज 12 घंटे का सियासी बंद। सियासत की गोलियों और गालियों की बौछार से न्याय और इंसाफ का मुद्दा आज कैसे छलनी हुआ? बंगाल में संपूर्ण क्रांति हकीकत है या भ्रांति? इंसाफ की लड़ाई कैसे मखौल बनी? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में कल छात्रों ने जो आवाज बुलंद की, उसे बंगाल के कोने कोने में ले जाने के लिए आज पूरे राज्य में बंगाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा, वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। बीजेपी के बंद को नाकाम करने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की पुलिस पहले से मुस्तैद थी, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी भी सड़कों पर उतरी तो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसके लिए दीदी का पश्चिम बंगाल बरसों से बदनाम रहा है। कोलकाता को बंद करवाने के लिए सड़कों पर निकलते ही बंगाल बीजेपी के नेताओं को जगह जगह तैनात दीदी की पुलिस ने जहां तहां रोकना शुरू कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। ममता बनर्जी पुलिस अनेबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। दे आर क्रिएटिंग द हेजीमोनी इन द स्टेट एंड दे आर अरेस्टिंग द बीजेपी वर्कर। सख्ती के बावजूद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया। बंद को नाकाम करने के लिए पुलिस ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान सबसे डरावनी तस्वीर उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा से सामने आई, जब पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर जा रहे बीजेपी नेता की गाड़ी पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी। भाटपाड़ा में सिर्फ गोलियां ही नहीं, बम भी चलाए गए। सजाया हुआ घटना हो तो वहाँ जो पत्रकार मार खाया है, जिस पर गोली चली है। पश्चिम बर्धमान जिले में बाजार बंद करवाते करवाते बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी वालों से टकरा गए। उसके बाद जो हुआ वो खुद देखिए। शाम 6 बजे की मियाद खत्म होने से पहले ही ममता सरकार और टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का बंगाल बंद फ्लॉप हो गया। बीजेपी बोल रही है कि बंद को जनता ने भी समर्थन दिया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच दिन भर चले टकराव में कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज कम और बंगाल में निजाम बदलने के नारे ज्यादा गूंजते दिखे। तो दीदी के निजाम पर विरोधियों ने उंगली उठाई तो मोर्चा संभालने के लिए खुद ममता बनर्जी मैदान में आ गई। 48 घंटों में दीदी ने जब अपना मौन तोड़ा तो विरोध की मिसाइल सीधे दिल्ली पर फोड़ दी। ममता ने क्यों कहा कि बंगाल को ललकारो मत वरना देश में आग लग जाएगी? दीदी की इस धमकी से राष्ट्रपति तक क्यों भयभीत हो गई? और ममता के आग वाले बयान की सियासी गलियारों में मुखालफत आखिर क्यों हो रही है? रिपोर्ट देखिए। जब इंसाफ का तराजू सत्ता के गुरूर से टकराया तो लहूलुहान हो गया बंगाल। बवाले बंगाल का दायरा बढ़ा, सियासी पारा चढ़ा। तेरा दोष मेरा दोष की राजनीति ने जोर पकड़ा। सवाल उठा, बंगाल किसने जलाया? बंगाल को बारूदी किसने बनाया? बंग क्रांति को मुद्दा बनाकर बीजेपी दीदी के सियासी किले पर विरोध की मिसाइलें दाग रही थी। कहने वालों ने दीदी को क्या नहीं कहा। तानाशाह, जुल्मी, घमंडी, पापी, पत्थर दिल और भी बहुत कुछ। छात्र क्रांति को सियासी धार लगी तो दीदी ने चुप्पी तोड़ी। फ्रंट फुट पर आकर विरोध का बाउंसर सीधे दिल्ली पर दे मारा। कहा, जितनी फील्डिंग करिए, दीदी सियासी पिच पर आउट नहीं होंगे। मोदी बाबू
আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। दीदी के ही तेवर क्यों, पूरी टीम ममता मोर्चे पर डटी थी। इंसाफ पर हुए रक्त चरित्र का हिसाब चुकता करने के चैलेंज दिए गए। গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টি 12 ঘন্টার বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। আমরা জবে থেকে 2011 সাল থেকে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি, আমরা বারে বারে বলেছি আমরা এই বন্ধের রাজনীতির বিরুদ্ধে। खत्म करना है तो इस खून खराबे को खत्म कीजिए, बेटी को इंसाफ दीजिए। इंसाफ मिला होता तो हालात कंट्रोल में होते। तो चिंता की लकीरें राष्ट्रपति भवन की चौखट तक नहीं खिंचती। बवाले बंगाल को देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहना पड़ा। कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत समाज को ईमानदारी से आत्ममंथन की जरूरत। निर्भया केस के बाद अनगिनत रेप को समाज ने भुलाया। रेप की वारदात को भूलने की सामूहिक बीमारी ठीक नहीं। कोई भी सभ्य समाज ऐसे जुल्म की इजाजत नहीं दे सकता। जब कोलकाता में प्रदर्शन हो रहे थे तब भी अपराधी सक्रिय थे। राजनीति में हुए हर जुल्म के मायने होते हैं। राष्ट्रपति ने चिंता जताई तो सियासतदानों को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की आहट महसूस होने लगी। आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स वन एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद। देश नेताओं से पूछ रहा है, क्या खूनी टक्कर से ही इंसाफ मिलेगा? क्या लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है? वैसे मायने तो सच भी रखता है, जिसे जानने का हक इस वक्त पूरे देश को है। कोलकाता कांड की तहकीकात कहां तक पहुंची? एक आरोपी को पकड़ने के अलावा सीबीआई ने इन 16 दिनों में क्या क्या किया है? जांच एजेंसी के हाथ अब तक क्या लगा? डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा हर एक शख्स आज यही जानना चाहता है। लेकिन जवाब मांगने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये कहां का कायदा है और कैसा कानून है? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात क्या हुआ था? लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत? क्या गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दे दिया था? या इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल थे? कोलकाता कांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक क्यों गहराता जा रहा है? और ममता सरकार की पुलिस ने शुरुआती जांच में लीपापोती क्यों? सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए देश की सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली एजेंसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए देश की सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली एजेंसी से उम्मीदें लगाए बैठा है। 20 दिन पहले हुई वारदात में सीबीआई की जांच को 16 दिन हो चुके हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष से 12 दिनों से पूछताछ जारी है। 8 किरदारों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो गए। बावजूद इसके सीबीआई की पूरी जांच इस मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय से आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद खो चुके पीड़ित परिवार को यकीन है कि सीबीआई ही उनकी बेटी के गुनहगारों को सामने लाएगी। हमको नहीं बोल रहा है ना, हमको वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी के ऊपर तो हमको भरोसा रखना ही है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा है। सीबीआई के ऊपर अवश्य उसका उस पर भरोसा है, वो कोशिश कर रहा है, हमको लगता है। लेकिन कोलकाता कांड के मुद्दे पर पूरे पश्चिम बंगाल का गुस्सा झेल रही सीएम ममता बनर्जी सीबीआई की सुस्त रफ्तार इन्वेस्टिगेशन को ये कहते हुए कोसती हैं कि अकेले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, न कि सीबीआई ने। कितने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सीबीआई ने क्या किया, कोई इसका भी जवाब दे। 16 दिन हो गए हैं, कहां गया इंसाफ? ममता बनर्जी सीबीआई की जांच के बहाने केंद्र सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रही हैं और इस मामले में लोगों की नाराजगी दूर करने की सारी कोशिशें फेल होने के बाद अब दीदी ने रेप के मामले में 10 दिनों की फांसी लाने वाले कानून का ऐलान कर दिया है। देखिए, कानून तो उन नेताओं के लिए भी आना चाहिए जो चुनाव आते ही तनाव को सियासत के शोलों से सुलगा देते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिवाजी की मूर्ति सियासत के सेंटर में है। वोट बैंक के वास्ते शिवाजी को मुद्दा बनाकर नेता कैसे माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे नेताओं से पूछिए कि आखिर वोट के लिए और कितना गिरोगे नेताजी।
जहां चुनाव आते हैं वहां तनाव क्यों हो जाता है? वोट के लिए नेताजी इतने क्यों गिर जाते हैं? सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कथित हवा के झोंके से क्या गिरी, सियासतदानों के चुनावी मुद्दे ने सिर उठा दिया। वोट के वास्ते चुनावी सियासत ने विरोध का रास्ता पकड़ा तो बवाल हो गया। धक्का मुक्की हुई, नारे लगे, एक दूसरे को ललकारा गया। रास्ता रोको आंदोलन चला, लेकिन क्या शिवाजी के लिए या वोट बैंक के लिए? हुआयूं की शिवाजी महाराज की मूर्ति का मुद्दा बनाकर आदित्य ठाकरे के समर्थक राजकोट के किले पर पहुंचे। टाइमिंग ऐसी थी कि उसी वक्त दूसरे छोर से बीजेपी सांसद नारायण राणे अपने बेटे नीलेश और समर्थकों के साथ सिंधुदुर्ग के किले पर पहुंच गए। राणे समर्थकों ने आदित्य ठाकरे का रास्ता रोका, नारेबाजी की। आदित्य ठाकरे के समर्थकों ने नारे का जवाब नारे से दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए। मौके पर पुलिस थी। हंगामा देख खाकी एक्टिव हुई, लेकिन नेताओं की ब्रिगेड वर्दी से भिड़ गई। काफी मशक्कत के बाद सियासत के तल्ख तेवर ठंडे पड़े। हैरानी यह है कि जब भिड़ंत का तकाजा नारायण राणे से किया गया तो वो भड़क गए। एबीपी माझा के रिपोर्टर अमोल मोरे अपना माइक आगे सरका रहे थे, तभी नारायण राणे ने उनसे बूम छीनने की कोशिश की। इधर सिंधुदुर्ग में नेताओं की धक्का मुक्की में पब्लिक के मुद्दों का कचूमर निकला। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ताल ठोकी, चुनाव में जीत की हांडी वही फोड़ेंगे। हांडी कोई भी हो, जो भगवान श्री कृष्ण को मानता है कोई उसको फोड़ सकता है। जो श्री कृष्ण को, श्री राम को नहीं मानते हैं वो हंडी नहीं फोड़ सकते। घटना बहुत गंभीर भी है, बहुत दुखदाई भी है, लेकिन इस पर राजनीति उससे भी ज्यादा दुखदाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को मुद्दा बनाकर बारामती में शरद पवार की एनसीपी ने भी विरोध का मोर्चा खोला। सांसद सुप्रिया सुले प्रोटेस्ट में शामिल हुई। अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार ने भी विरोध की पावर दिखाई। पावर का ट्रेलर तो यूपी सरकार ने भी दिखाया। योगी सरकार डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है और इस पॉलिसी की पावर क्या है? सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट कैसे आपको उम्र कैद की सजा दिला सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट में देश को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सीएम योगी की डिजिटल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्रहित से जुड़ा कैसा प्लान? सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा सकते हैं? सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट किया तो उम्र कैद तक का क्या प्रावधान है? ऐसे लोग खबरदार हो जाएं जो बिना विचारे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों की एक एक हरकत अब ऑनलाइन मॉनिटर होगी। जो राष्ट्र विरोधी और अभद्र पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उसके लिए कितनी कड़ी सजा का प्रावधान है और यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 में क्या है? योगी के मंत्री से इसकी पूरी डिटेल्स जान लीजिए। एक और हम रेलवे को आधुनिकीकरण को इस तरह बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी मंशा है कि हम आज़ादी के पहले के गुलामी के अंशों को भी समाप्त करेंगे। अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट पर शिकंजा कैसे कसेगा? योगी की डिजिटल मीडिया नीति में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये भी जानिए। अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर सजा का प्रावधान। अब तक आईटी एक्ट की धारा 66E में पुलिस एक्शन होता था। अब योगी सरकार सीधे ऐसे मामलों को हैंडल करेगी। अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। योगी की डिजिटल पॉलिसी से विरोधी खेमे में कितनी बेचैनी है, सुनिए। इनको लाजमी है, इनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना नाम बदला, फिर प्रदेश की तमाम योजनाओं का नाम बदला, फिर इसी तरह वो कभी जिलों का नाम बदला। ये काम इनका है। वैसे समाजवादी लोग जब आएंगे तो हम एज इट इज़ कर देते हैं। जो सैकड़ों साल से, 200 साल से, 300 साल से चल रहा है, हम वैसा ही कर देते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के प्रचार पर सरकार हर महीने 8 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। देखिए, भुगतान तो वैसे अच्छी और बुरी नीतियों का भी करना पड़ता है।
विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को हम किसी और नाम से पुकारते हैं तो भी वो उतना ही महकेगा, लेकिन जब किसी सड़क या स्टेशन का नाम बदलता है तो नेता इसे राजनीति के चश्मे से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 स्टेशन के नाम बदल दिए गए और नेताओं का नजरिया भी बदला। नाम में क्या रखा है, नाम बदलकर क्या मिलता है, नाम बदलने की राजनीति का सटीक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए हैं। नाम बदलने का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अमेठी के जिन 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए वो पहले क्या थे और अब किस नाम से जाने जाएंगे, जान लीजिए। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस होगा। मिसरौली का नाम मां कालिकन धाम होगा। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम होगा। रेलवे स्टेशन के नाम बदले तो राजनीति के सुर भी बदले और नाम वाली सियासत सरपट पटरी पर दौड़ने लगी। लगातार आप देखिए पिछले 2 सालों से समाजवादी पार्टी के लीडर के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनकी पिक्चर्स को बदला जा रहा है, उनके नाम को बदला जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों से उनके चेहरे को मिला के बनाया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? तो जेल भाजपा ही जाएंगे ज़्यादा। भारत का नाम बदलने को आमादा थे, इंडिया से भारत ही करना है, इंडिया अब इन्हें पसंद नहीं आता है, तो इनकी बात छोड़िए। नाम बदलने पर सियासी बवाल का दायरा बढ़ा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, सरकार को घेरा, कहा नाम नहीं हालात बदलिए। बीजेपी नाम बदलने पर सवाल उठाने वालों को गुलाम मानसिकता का बता रही है। सहायता भी देंगे, मदद भी करेंगे, आपको प्रमोट भी करेंगे, आपको विज्ञापन भी देंगे और सरकार की हर तरीके से संरक्षण भी देंगे। उसमें केवल आईटी एक्ट में केवल एफआईआर करा दिया, उसके साथ कार्रवाई होनी थी। हम अब आपको जोड़ करके मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राजनीति इसलिए भी गरमाई क्योंकि 8 स्टेशन में से ज्यादातर के नाम धर्म आधारित हैं। इमरजेंसी जैसे हालात तो कुदरत ने गुजरात में कर दिए हैं। गुजरात के 13 जिले जलमग्न हैं, सड़कें वहां समंदर बन चुकी हैं। हाई राइज सोसाइटीज में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में मुसीबत की बाढ़ से किस तरह का हाहाकार है, बाढ़ में फंसे हुए गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती है। क्यों डूब रहा है गुजरात? गुजरात से कुदरत इतना गुस्सा क्यों है? दहाड़ मारती लहरें, जलमग्न गांव, शहरों में जल तांडव। गुजरात के 13 जिले जल प्रलय झेल रहे हैं। बाढ़ व्यथा से गुजरात कितना बेहाल है, इसकी एक एक तस्वीर आज देश देखेगा। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वडोदरा बाढ़ व्यथा की नब्ज टटोल रहे थे। मंजर कितना खौफनाक है देखिए। डीआरएफ या कोई राज्य प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया है। हम सोसाइटी के जो आदमी लोग हैं वही सब हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और वडोदरा में हालात भयंकर हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वडोदरा कमर तक बाढ़ में ना डूबा। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि लोग जो बड़ी मुश्किल से देखिए निकल रहे हैं। ये सामने की ओर देखिए, बच्चों को लोग अपने अपने ऊपर लाद करके अपने कंधे पर और बच्चों को निकाला जा रहा है। गुजरात के साबरकांठा में हालात सबसे नाजुक हैं। बाढ़ की व्यथा लोगों से निवाला और आशियाना छीन चुकी है। गांव हो या शहर, सब टापू में तब्दील हो चुके हैं। जल प्रलय से गुजरात में कितना भय है, चौंकाने वाली तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हुई। घर, गाड़ी, यहां तक कि ट्रैक्टर जल समाधि ले चुके हैं। लोग लहरों में फंसे हैं, इस उम्मीद में जिंदा कि मदद आएगी। ये भयानक तस्वीर देखिए। पानी का बहाव तेज है और एक बूढ़ा इंसान पेड़ से चिपक कर अपनी जान बचाने को मजबूर है।
हाथ छूटा तो समझिए जीवन चक्र बीता। मंजर देखिए, ये कोई तालाब नहीं, वडोदरा के शहर है। कल तक यहाँ रौनक थी, आज कुदरत की मार से हाहाकार है। पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहा, लोग घर खाली करने को मजबूर हैं। लेकिन जाएं तो जाएं कहां? कोई ऐसी जगह नहीं जहां धरती जलमग्न ना हो। ये पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। सब लोग खाली कर रहे हो उधर से? हाँ, आधे से ज्यादा लोगों ने खाली कर दिया, अभी हम भी जाएंगे। नदियां उफान पर हैं। सोसाइटीज में बाढ़ में पानी घुस चुका है। नदी किनारे बसे कस्बों में बाढ़ के रौद्र रूप का खौफ दौड़ रहा है। बाढ़ विकराल है और व्यवस्था भगवान भरोसे। ऐसे में लोग जाएं भी तो कहां जाएं? बेहद ही तेज गति से विश्वामित्री नदी का पानी है जो इस पूरी सोसाइटी को अपने घेरे में लेता जा रहा है। इंसान तो इंसान, बाढ़ ने बेजुबानों को भी खतरे में डाल दिया है। ये वडोदरा का चिड़ियाघर है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी ने घुसपैठ ना की। जानवर भी कुदरत के क्रोध के आगे बेबस है। ये वडोदरा का सबसे बड़ा अस्पताल SSG है। हालात देखिए, अस्पताल पानी पानी है। नाव के सहारे मरीजों की जान बचाई जा रही है। इसी से ले गए इधर फंस गए थे, पेशेंट था। अच्छा। हाँ। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लेडी थी, तो आप SSG ले गई? हाँ, छोड़ के आए हम SSG। अंदर पानी कितना ज्यादा है उधर? इतना ही है पानी। हाँ, इतना ही। ट्रैक्टर डूबा हुआ है और ये वो इलाका है जो हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए बाढ़ से मुकाबले का मोर्चा आर्मी ने संभाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने का इलाका है जहाँ पर आगे लोग फंसे हुए हैं। मोर्चा भी वही संभाल सकते हैं जिनमें कोई कुव्वत हो। हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान की नई परेशानी शुरू हो गई है। बलूचों ने इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत का नया बिगुल फूंक दिया है। बलूचिस्तान से एक सॉलिड संदेश ये है कि एक और बांग्लादेश बनेगा। सरहद पार पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मुनादी क्यों हो रही है? क्यों शरीफ निजाम के होश उड़े हुए हैं? बलूचिस्तान से पाकिस्तान के नए संकट का सीधा प्रसारण देखिए। पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के हुक्मरानों की करतूतों से बलूचिस्तान उबल रहा है। हालात पेचीदा है, बाजार बंद, सड़कों पर नारेबाजी, अवाम सड़क पर, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की मुनादी। बलूचिस्तान में नया बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। इल्म इस्लामाबाद को भी है। पिछले चंद दिनों में बड़े अदनाक वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के ठीक 4 दिन बाद बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया गया था, लेकिन बलूचिस्तान को 1947 में मिली आजादी महज 227 दिन ही कायम रह सकी। बलोचों को पाकिस्तान के जनरल्स बोटों तले कुचलने आए हैं। आजादी की मांग उठी तो इसमें पाकिस्तान को भारत का हाथ दिखता है। पूरे बलूचिस्तान में एक किस्म से एक तरह से आग सी लग गई है। ये क्या समझते हैं आप, यानी इस तरह की कार्रवाई जो है इस वक्त इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं?